तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में जो सेल जोड़े गए हैं या फिर मिश्रित क्रम में जोड़े गए हैं उनके तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पर कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी करेंगे। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं? तो आप बनाइए, हेडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। कर लिए? ध्यान दो, बाकी चीज के लिए मना किए थे, है ना? आप यहाँ समझिए बढ़िया से। आप पहला लिखोगे बेटा, जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। किसमें हो बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देख लेते हैं, जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब हम लोग उनका तुल्य विभवांतर और तुल्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। सर्किट देखना, सपोज करो आपके पास कोई सेल है इस तरीके से, बात समझ में आ रही? और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इस तरीके से, ऐसे। और हम ये भी मान लेंगे कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, ये टर्मिनल हो गया। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, ध्यान देना। इसका विद्युत वाहक बल कितना है? कलर चेंज कर दे रहे हैं ये। और इसका विद्युत वाहक बल E2। डायरेक्शन पता है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। और इनका आंतरिक प्रतिरोध सपोज करना R1 है और इसका ऐसे अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो क्या क्या था? प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, बात समझ में आ रही है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ये मान के कहते हैं। अब मान लो अलग अलग है और इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो सकता है ये देखना। तुल्य जो परिपथ है वो कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो आप। मान लो ये A और ये B, इनके बीच में कोई एक तुल्य सेल रखा हुआ है, इक्विवेलेंट सेल, जो इन दोनों के इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के तुल्य इसका विद्युत वाहक बल भी होगा। उसको आप लोग क्या मानना चाहोगे? ई मान लें कि ई इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, चलो ई इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट। तो इस पूरे परिपथ के तुल्य परिपथ ऐसे बना सकते हो आसान में, है ना? कि इन सबका तुल्य विभवांतर अगर मान लें ई इक्विवेलेंट है तो इस सेल का विद्युत वाहक बल इतना होगा, और इन सबका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है तो आर इक्विवेलेंट ये होगा। तो एक सेल माना जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप याद रखना, हियर जो ई इक्विवेलेंट है बेटा वो होगा E1 प्लस E2 के बराबर, ये आपको याद रखना। एंड आर इक्विवेलेंट जो होगा बेटा उस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे R1 प्लस R2 के बराबर, ये दोनों। अभी मैं आपको ऐसे समझाते चल रहा हूँ, अभी एक एक मैं सबको प्रूफ भी करवाऊंगा कि कैसे ऐसे होता है, ठीक है ना? हालांकि ये कॉम्पिटिटिव के लिए है तो वहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत होगी नहीं, वहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ऐसे हम लोग जोड़ते हैं डायरेक्ट, टाइम बहुत कम होता है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे, मान लीजिए इसी में आपसे कह दिया जा रहा है कि सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हों। यदि सेल विपरीत ध्रुवता के साथ
जुड़े हैं, ये चीज़। सर्किट देखना इधर, यही कॉपी कर लेते हैं और बढ़िया से बना देंगे भी। ध्यान देना, विपरीत ध्रुवता का मतलब ये हुआ बेटा बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से, यानी इसका नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसका जो विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन है वो कुछ इस दिशा में, ये इस दिशा में है और वो उस दिशा में। इसका विद्युत वाहक बल उतना ही रखो E2। तब हम लोग इसका तुल्य विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, R1 + R2 + R3 ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन इक्विपोटेंशियल EMF पे परिवर्तन होगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। और कैसे पड़ेगा? पहले तो हम लोग सर्किट देख लेते हैं इसका कि कैसे इसको ईजी वे में बना सकते हो। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, मान लेना कि ये बिंदु A है, ये कोई एक इक्विवेलेंट सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? और इसका जो विद्युत वाहक बल आप सपोज करोगे वो मान लोगे E इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस बेटा ऐसे यहाँ पे विद्युत वाहक बल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? इस सर्किट को ऐसे आप बना सकते हो, मान लो A और B के बीच में कोई एक इन दोनों सेलों की इक्विवेलेंट सेल रखा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट है और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, ठीक है ना? तो R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखना, जब विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हुए तो इनका विद्युत वाहक बल लिखते समय हम लोग अंतर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? और जब इस तरीके से जुड़े होंगे तो जोड़ेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी यहाँ पे वो E1 डिफरेंस E2, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दें। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी आप समझ सकते हो, इसकी डायरेक्शन अलग है तो इस इक्वेशन में E2 की जगह पर -E2 रख दो, डायरेक्शन अलग हो गई ना, ये चीज तो मिल जाएगा ये। और R इक्विवेलेंट ये तो उतना रहेगा R1 प्लस, किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत कैसे आया ये तो मैं आगे बताऊंगा। समझने में कोई दिक्कत हो रही है? तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम। समांतर क्रम देख लेते हैं बेटा। क्या चीज बेटा? अलग अलग ही तो है बेटा, R1 और R2। बात समझ में आ रही है? आगे चलें। हाँ, थोड़ी सी भी डाउट होगी तो जरूर पूछना, क्योंकि आप यहाँ से थोड़ा सा डाउट लेकर जाओगे और घर पे वो बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा, ठीक है? सेकंड देखते हैं। श्रेणी क्रम में है बेटा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का आप लोग व्यंजक कैसे लिखते हो? R1 + R2 + R3 ऐसे जोड़ते चलो। हालांकि मैं अभी ये प्रूफ करवा रहा हूँ, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट आप थियरी समझा रहा हूँ, इसमें फिगर में कोई दिक्कत इतना है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ इतना होगा, कैसे होगा ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना? ओके। दूसरा देखिए बेटा, जब सेल समांतर क्रम में जुड़े, किसमें हो? ये चीज, जब सेल समांतर क्रम में जुड़े। देखिए कैसे सर्किट, देखिए इसका पहले बातचीत नहीं करूँ,
और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी कुछ मान लेंगे, ये इस प्रकार से। एक सेल ये हो गया, ऐसे ही एक और मान लो, ये हो, और समांतर क्रम में इनको जोड़ दो। पॉजिटिव टर्मिनल को एक बिंदु से जोड़ दिए और निगेटिव टर्मिनल को एक बिंदु से जोड़ दिए। बात समझ में आ रही है? ये हो, इसको आप बिंदु ए मान लेना और इसको आप बिंदु बी। बात समझ में आ रही? ओके। और सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भी मान लीजिए। डायरेक्शन तो समझ में आ रही है ना? इसका मान लेना E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1। इसका विद्युत वाहक बल मान लेना आप E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इनको हम एक सरल परिपथ में बदलना चाहें तो आप देखना, इनको हम ऐसे बदल सकते हैं। सरल परिपथ में ऐसे मान लेंगे कि ए और बी के बीच में कोई ऐसा सेल रखा है जो इन दोनों सेलों के तुल्य है। बात समझ में आ रही है? तो उसका विभवांतर इनके विभवांतर के तुल्य होगा। ऐसे हम लोग मान लेंगे इसका जो विभवांतर है वो E इक्विवेलेंट है और इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही है? ये चीज ए और बी के बीच में जो दो सेल लगे हैं ना, उन्हीं के तुल्य एक सेल रखा हुआ है। ठीक, तो हम ये पता कर लें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट क्या है। क्लियर? याद रखना, ये सब हम लोग पता करने के बाद में B बराबर E माइनस आई आर, जो समीकरण था ई बी आर में संबंध, वो सब लगाते हैं पूरा इक्विवेलेंट करने के बाद में। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है बेटा, तो इसको ऐसे बना ले। यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट होने वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना। तो हियर E इक्विवेलेंट इज इक्वल होगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन E1 प्लस E2। ये होगा बेटा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे E1 प्लस E2। बात समझ में आ रही है ये चीज? अच्छा, अब R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसको तो आप सब लोग जानते हो, समांतर क्रम में प्रतिरोध है ना, और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना मानेगा R इक्विवेलेंट, तो हम सभी जानते हैं 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, ऐसे आएगा। सॉल्व इट, R2 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे R2 प्लस R1 का यहाँ पे R1 और हर का आपस में कराएंगे तो R1 इंटू R2। ये बराबर था बेटा 1 अपान R इक्विवेलेंट के, हम विलोमानुपात कर देंगे तभी तो R इक्विवेलेंट मिलेगा, है ना। अब है विलोमानुपात करेंगे, विलोमानुपात करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या मिलेगा, R1 इंटू R2। वेरी गुड, इधर से देखो R1 इंटू R2 अपॉन, हाँ वही चीज़ R1 प्लस R2, बात एक ही है ना, चाहे R2 प्लस R1 करो चाहे R1 प्लस R2। ये बात समझ में आई? कोई डाउट? अब ऐसे मान लो विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हुए हों, तब क्या कंडीशन होगा, बस केवल एक परिवर्तन, यहाँ पे डिफरेंस कर दो। बात समझ में आ रही है? E2 की जगह माइनस E2 रख देंगे, उल्टा होगा ना। बस देखिए पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर ले रहे हैं। अरे लैंग्वेज तो लिख लें, यदि सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हैं, ठीक है। मान लो अगर विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हैं तब, तो उसके लिए सर्किट देखना।
ध्यान देना E2 को थोड़ा बदल देते हैं, बस डायरेक्शन चेंज हो गया और इसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर हो गई। देखो इसकी इधर से इधर और इसकी इधर से, इसकी वैल्यू कितना माने थे बेटा आप? E2, यही तो माने थे। ठीक से लिखेंगे थोड़ा, E2 बात समझ में आई? ये E2 है और वो E1 विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़े हुए हैं, तो सरल परिपथ तो ऐसे ही बन जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध तो समांतर क्रम में ही रहेगा, तो उसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। हाँ, इनकी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जरूर बदल जाएगी। और यहाँ पर देखना बेटा, जहाँ पे आप प्लस लगाए हो वहाँ पे माइनस कर देना, बस। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर? इस समीकरण में जहाँ E2 लिखा है, E2 की डायरेक्शन इधर थी वहाँ, और यहाँ पर देखो इधर की ओर है, तो यहाँ पर हम लोग -E2 लिख देंगे, बस वही चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो ज़्यादा होगा वैसे बना देंगे। अरे रुको बेटा, रुको। ये यहाँ पे R1 + R2 होगा। बात समझ में आ रही है? गलती से E1 + E2 लिख देते हैं, और यहाँ भी R1 + R2 होगा। चलो, बात समझ में आ रही है? अब सही है ना? ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो E2 की जगह -E2 रखोगे तो ये हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? अभी हम सारी चीज़ें प्रूफ करवा रहे हैं आपको, एक एक चीज़ें, ये ऐसे आएगा। चलो आगे चल रहे हैं। सपोज करिएगा तीसरा, यदि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, किसमें बेटा? इसको तो आप कर ही चुके हो, आप बोलोगे सर हमने कर लिया है, लेकिन वहाँ विद्युत वाहक बल समान था। हम मान रहे हैं कि सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग है और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है, इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या होने वाला है? तो एक लॉजिक समझिएगा, यहाँ देखो ये समांतर क्रम में ही तो जुड़े हैं, विद्युत वाहक बल अलग अलग है, आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग, इनका इक्विवेलेंट ऐसे तो आया है, E इक्विवेलेंट इतना, R इक्विवेलेंट इतना, इन दोनों का अनुपात निकाल लें हम लोग, थोड़ा एक लॉजिक मिलेगा। अभी देखना, यहाँ पे मैं लिख के आपको समझा दे रहा हूँ। E इक्विवेलेंट हम लोग निकालें तो हमको मिला E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। फर्स्ट बनाना, R इक्विवेलेंट निकाले बेटा तो क्या मिला? R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। एक बार चेक करना, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस, है ना? इसको सेकंड बनाना और भाग करवा दो, तो फर्स्ट को सेकंड से, तो E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट, LHS को LHS भाग करेगा, RHS को RHS। जैसे ही इसको इससे भाग कराओगे तो R1 प्लस R2 कट जाएगा, बचेगा क्या? E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस, नहीं ये तो कट गया, R1 इंटू, अंश में दो पद है, हर को लेकर अलग हो जाओ। क्लियर? चलो देखते हैं, तो E1 R2 बटे R1 इंटू R2 प्लस E2 R1 अपान R1 इंटू R2, R1 से R1 घटेगा और R2 से R2 घटेगा, और यहाँ पर आपको एक लॉजिक मिला कि E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट का जो अनुपात होगा बेटा वो E1 बटे R1, E2 बटे R2। अगर ऐसे और भी होते तो E3 बटे R3, E4 बटे R4, वही चीज़ वहाँ समझाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगा आपको कि अगर n सेल, मैंने दो बता दिया है, 2 सेल समांतर क्रम में, 2 सेल श्रेणी क्रम में, मान लो n सेल जुड़े हैं समांतर क्रम में,
और सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग है। बात समझ आ रही है? सबका आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो E इक्विवेलेंट होगा और जो R इक्विवेलेंट होगा, उन दोनों का जो अनुपात होगा बेटा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3, ऐसे आप जोड़ते चले जाओगे। लास्ट में मान लो n सेल थे ना, तो En/R, ये होगा इन दोनों में रिलेशन। कोई डाउट? आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा लिख लो, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए एक कंसेप्ट और, चौथा, मान लीजिए समांतर क्रम में तो जुड़े हुए हैं लेकिन उनके विद्युत वाहक बल बराबर है। जैसे हम लोगों ने ई लिया था, है ना, तो कैसे हम लोग काउंट किए थे कि ई आ गया था, उतना ही विद्युत वाहक बल कैसे आ गया। देखना, यदि एक सर्किट बना रहा हूँ, ध्यान देना, बातचीत नहीं करो बेटा। ये बेटा ध्यान देना, समांतर क्रम में तो जुड़े हुए हैं सेल, लेकिन उनके विद्युत वाहक बल क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पे जो दो सेल जुड़े हैं उन सबका विद्युत वाहक बल इस तीसरे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है, जो समांतर क्रम में जुड़े हुए। ठीक है, सपोज कर लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, इसका विद्युत वाहक बल जो है वो E1 है, कितना है, आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध, इसका विद्युत वाहक बल E3, आंतरिक प्रतिरोध। हाँ, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में ही तो हैं। श्रेणी क्रम मैंने आपको जोड़ना सिखाया है, E1 प्लस E2। अगर हम इनका सर्किट बनाना चाहें, इक्विवेलेंट सर्किट, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा सरल करके बना रहे हैं बस। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो इन दोनों का जो विद्युत वाहक बल मिलेगा उसको आप कुछ मान लो, ई डैश मान लो, और इनका जो आर इक्विवेलेंट मिलेगा आर डैश मान लेना। ये क्या था बेटा, R3 इंटू E3 और R, इस तरीके से ये बिंदु ए और ये ऐसे कुछ मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जो समांतर क्रम में सेल जुड़े हुए हैं उनका विद्युत वाहक बल बराबर है, यानी कि इफ E डैश इज इक्वल टू E3, बात समझ में आ रही है? अच्छा, E डैश किसके बराबर है, जहाँ E डैश जो है बेटा इन दोनों सेल के विद्युत वाहक बलों के तुल्य विद्युत वाहक बल के बराबर है। इसको आप लिख सकते हो E1 प्लस E2। कोई दिक्कत? अगर ऐसी कंडीशन है देन तब E इक्विवेलेंट का मतलब इसका अगर हम एक और सरल परिपथ बनाएं कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर ए और ये, इसका विद्युत वाहक बल मान लो बेटा E इक्विवेलेंट है, कितना है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना? तो देखना E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो E3 के ही बराबर हो जाएगी। ये भी मैं प्रूफ करवाऊंगा अभी कैसे, और यही हम लोग किए थे समांतर क्रम में।
यहाँ पे भी सेल लगा था, उसकी विद्युत वाहक बल ही था, यहाँ पे भी ऐसे सबका ही था। तो मैंने कहा था सबका बराबर है, तो जो तुल्य विभवांतर होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो ई के ही बराबर हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना, अगर समांतर क्रम में सेल जोड़े गए हैं और उन सबका जो विद्युत वाहक बल है वो बराबर हो जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इस तरीके से इनका और इनका बराबर हो जा रहा है, तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो उन्हीं में से एक के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यानी E3 के ही बराबर हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, वो किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले ध्यान देना, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2, और जो निकल के आएगा R1 प्लस R2 वो इसके R3 के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट, मैं आपको समझाता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, ये दोनों देखो बेटा समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, तो 1/R डैश प्लस 1/R3 ऐसे होगा। 1/R डैश की जगह R1 प्लस R2, यही तो होगा, है ना? कहाँ देख रही हो? R1 प्लस R2 ऐसे, और प्लस 1/R3, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, R3 प्लस R1 प्लस R2 का एक में गुणा कराएंगे, R1 प्लस अपान इन दोनों का आपस में, तो R1 प्लस R2 इंटू R3, ये आपको याद नहीं रखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है? रेजिस्टेंस के लिए तो आपको याद ही नहीं रखना, कुल मिला के जो मैं कॉन्सेप्ट आप थ्योरी बता रहा हूँ वो आपको विद्युत वाहक बल के लिए याद रखना है। रेजिस्टेंस तो आपका बहुत पुराना उससे संबंध है, 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जहाँ भी आएगा कितना भी जटिल होगा आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन साथ में बताते चल रहे हैं, ये 1/R इक्विवेलेंट था बेटा, इसका आप विलोमा अनुपात करोगे तो R इक्विवेलेंट मिलेगा। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी के बराबर होगी। बोलो, समझ में आया? क्लियर है ना? ओके, अब बारी है हमको एक एक चीज़ समझने की कि ऐसा कैसे हुआ। चलो एक्सप्लेनेशन देखना, और ये आप लेक्चर पढ़ा रहेगा, जब भी मन कहेगा देख लेना, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, उतना नोट्स में लिख लेना बस। पहला कॉन्सेप्ट आप थ्योरी जो था बेटा आपका, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक का बताऊंगा एक आप समझ जाओगे। मैंने कहा है बातचीत नहीं करो, इस तरीके से एक सेल है और दूसरा सेल इस तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है? मान लो ऐसे, यहाँ पे A, ये B और ये C बिंदु है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध, डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है? अच्छा, आप सभी जानते हो जब सेल धारा देगा बाह्य परिपथ से जोड़ोगे तो प्लस से माइनस से, यही तो होगा। तो यहाँ से धारा ऐसे फ्लो आई, बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ से आई, यानी दोनों सेलों में आई धारा प्रवाहित। कॉन्सेप्ट क्लियर है? धारा एक हो गया ना? अच्छा, विभवांतर तो अलग अलग होगा, सब जानते हो, क्योंकि यहाँ से A से B के बीच में विभवांतर जो होगा बेटा वो कुछ अलग होगा, अलग होगा ना, B1 मान लो, और B से C के बीच में विभवांतर, यहाँ पे आप समझा सकते हो किसी को कि जो B1 है बेटा, अगर हम यहाँ पे विभवांतर विभव BA माने, यहाँ पे BB माने और यहाँ पे BC माने, तो B1 क्या है इन दोनों के बीच विभवांतर, यानी BA माइनस, छोटी चीज़ है आप जानते हो, और B2 की वैल्यू भी, हाँ यहाँ से यहाँ BB माइनस, इन दोनों के बीच विभव में अंतर हो गया विभवांतर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम लोग पढ़े हैं टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, अप्लाई करवा दो यहीं पे। B1 के लिए लगाना बेटा, तो B बराबर E माइनस आई आर, यही तो होता है,
तो B1 पहले सेल के विद्युत वाहक बल, पहले सेल के जो सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर है वो B1 है, तो उसका विद्युत वाहक बल लेंगे E1 माइनस इसमें प्रवाहित धारा I और इंटू R1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फर्स्ट इसके लिए लगाओ B2 बराबर कितना बेटा? हाँ E2 माइनस आई इंटू, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना? ये हो गया सेकंड। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है, A और C के बीच, है ना, कुल विभवांतर कितना होगा? तो आप मान लो V है, कितना है? V। आप बताना होगा आपको कि जहाँ V जो है बेटा वो VA माइनस BC के बराबर, यानी इन दोनों के विभवों के बीच अंतर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जाहिर सी बात है किसके बराबर होने वाला है? V1 प्लस। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो एग्जाम्पल बताओ, बोलो। नहीं है ना? सब जानते हो कि अगर यहाँ पे मान लो विभव का मान 20 वोल्ट है और यहाँ पे विभव का मान लो 5 वोल्ट है, ऐसे सपोज कर लो, और बीच में विभव का मान लो ऐसे ही कितना, 10 वोल्ट मान लें। चलो, तो इनके बीच विभवांतर कितना हुआ? 20 माइनस 10। V1 की वैल्यू कितना हुआ बेटा? 10 वोल्ट। और यहाँ पर V2 की वैल्यू, इन दोनों के बीच विभवांतर 10 माइनस 5 कितना हुआ? कोई दिक्कत? अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच विभवांतर तो 20 माइनस 5 कितना आएगा? 15 वोल्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या गलत होगा? V1 प्लस V2, 10 प्लस 5 15 ही तो आ रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं गलत होगा ना? ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा B इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अच्छा, इन सबको हटा दो समझाने के लिए क्या होते। चलो, V1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस B2 की वैल्यू E2 आई इंटू R। ये हो गया आपका। हमको चाहिए क्या? तुल्य विद्युत वाहक बल चाहिए। ओके, एक काम करते हैं बेटा, ध्यान देना, घबराओ नहीं, बहुत आसानी से समझने वाले हो। E1 E2 को एक साथ लिख सकते हैं, E1 प्लस E2, और माइनस माइनस कॉमन कर लें, I भी कॉमन कर लें, अंदर क्या बच रहा है? R1 प्लस ये B। तुलना कराओ बेटा, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा है? वही तो मैंने आपको बताया है, E1 प्लस E2। आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा है? R1 प्लस। मैथमेटिक्स से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही ना? तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, अगर श्रेणी क्रम में है तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, समान ध्रुवता से जुड़े हैं ना, डायरेक्ट E1 प्लस E2 कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, देखो श्रेणी क्रम में इतना आया अभी, इसको तो सॉल्व करना आप अलग से जानते ही। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ऐसे ही अगर विपरीत है तो माइनस रख देना, वो भी आ जाएगा, या फिर आप सॉल्व कर लेना तब भी वैसे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे ही समझा दूं, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? नहीं? ओके, हाँ सेकंड वाला देखना बेटा। सेकंड में क्या था? समांतर क्रम। ये मान लो समांतर क्रम में है तो ये व्यंजक कैसे आया, इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन देखना आप लोग। इसमें रहने देते हैं, नया पेज ले लेते हैं। सर्किट देखना बेटा, ये है E1 और ये है R1। ऐसे आपके पास एक सेल और है, ये है E2 और ये है R2। इसको A मान लेना और इसको B मान। अच्छा, बाह्य परिपथ से जोड़ोगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी ना, और बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की।
तो यहाँ से ऐसे धारा प्रवाहित होगा, ये सेल प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस। सपोज करो ये धारा I1 दे रहा है और ये धारा I2 दे रहा है, दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे और मिलने के बाद मान लेना I है, तो यही धारा परिपथ में प्रवाहित होगा I, फिर इसमें ऐसे प्रवेश करेगा I, लेकिन यहाँ पे फिर अलग अलग हो जाएगा I1 और I। कोई दिक्कत? इस तरीके से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हुई। चलो इक्वेशन बनाते हैं बेटा। एक चीज सपोज करो, मान लो ए और बी के बीच टर्मिनल विभवांतर बी है। कितना है बेटा? आप समझा सकते हो किसी को कि बी का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर विभव का मान बी ए है तो बी ए, और माइनस यहाँ पर बी बी है तो इन दोनों के बीच विभव का अंतर टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा ना। ओके चलो इसको तो समझने के लिए था, ऐसे लिख लो। अच्छा अब हम पहले सेल के लिए अगर कैलकुलेशन करें, है ना, ध्यान देना, बहुत ध्यान से इस कैलकुलेशन को समझना, तब समझ पाओगे आप लोग। फॉर सेल फर्स्ट, पहला सेल यही तो है, इसके लिए हम लगा रहे हैं ई बी आर में संबंध। तो बी बराबर यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर ए बी के बीच, यहाँ भी तो बी ही है, बात समझ में आ रही है। तो बी बराबर B1 B2 नहीं लिखना, यहाँ बी डायरेक्ट लिखना है। ए और बी के बीच विभवांतर वी है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही तो होता है। तो पहले सेल का विद्युत बल E1 माइनस I1 और इंटू R1, यही तो है। यहाँ से बेटा I1 निकालो। I1 के लिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखना I1 इंटू R1 माइनस का इधर आएगा प्लस का। अब आप लोगों से पूछूंगा, तैयार रहना, I1 इंटू R1, यहाँ E1 है, B प्लस का उधर जाएगा। बेटा I के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखें? I बराबर क्या लिखें बताओ? हाँ I1 है ना, I1 बराबर कितना आएगा बोलो? E1 माइनस बी, और ये गुणे में इधर जाएगा। हाँ सोने मत आओ यार, पढ़ने आओ। I1 की वैल्यू मिल गई बेटा। ओके ऐसे यहाँ पर हम लोग सेकंड सेल के लिए देख लेते हैं। फॉर सेल सेकंड, इसके लिए देखना, इसमें भी वही लगाएंगे बी बराबर ई माइनस आई आर। तो इसके भी ए और बी के बीच टर्मिनल विभवांतर बी ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे V इज इक्वल टू विद्युत बल E2 माइनस I2 इंटू R2। गुड, समझ में आ रहा है। I2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आप सभी जानते हो माइनस का इधर आएगा, I2 इंटू R2 बराबर E2, ये प्लस का उधर जाएगा I2। अब I2 बराबर बता दो, E2 माइनस बी, बिल्कुल सही। I2 मिल गया बेटा आपको और I1 मिल गया। यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो फिर यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। हम सभी जानते हैं बेटा ये दोनों धाराएं आकर यहाँ मिली हैं, फिर I के बराबर हुई, यानी हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि I बराबर हमको दिख रहा है I1 प्लस I2 के है, वैल्यू पुट कर दो उसमें, करें? ओके I1 की जगह, अच्छा I बराबर E1 माइनस बी अपान R1, E1 माइनस बी अपान, और प्लस I2 की जगह पे बेटा बिल्कुल सही E2 माइनस बी अपान R2। चलो हर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, R2 का इसमें गुणा कराएंगे तो होगा क्या, E1 R2 माइनस बी इंटू R2, यही तो होगा, और प्लस R1 का गुणा इसमें कराओ। आप बोलो, आप लोग मत बोलो, बोलो बेटा। R1 का गुणा इसमें करा रहे हैं, क्या लिखें? क्या लिखें बोलो? अच्छा ये बोल रही बहुत धीरे, तुम बोलो। E2 बिल्कुल सही, E2 इंटू R1 और माइनस V इंटू R1, कोई दिक्कत? ओके अपॉन, कहीं गलती होगी तो बताना, नहीं तो पूरा अभी कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। और हर का आपस में
R1 इंटू R2। यहाँ क्या था बेटा I, ये गुणे में इधर आएगा I इंटू R1 इंटू R2। क्या हुआ बेटा? अच्छा गुणे में है, भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में। समझ में तो आ रहा है ना? ओके। टाइम कितना हो रहा है बताओ? बहुत जल्दी जल्दी मुझे बताओ, इसीलिए फास्ट करवा रहा हूँ, ध्यान देना। ये भाग में था, इधर आया गुणे में, इधर क्या बचा बेटा? विद्युत बल को इकट्ठा करो तो E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1। क्लियर है? बचेगा क्या? माइनस बी इंटू R2 माइनस बी इंटू R1। माइनस बी कॉमन कर लो, तो अगर हम माइनस बी कॉमन करेंगे तो अंदर R1 प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। हमको b बराबर e माइनस आई आर के फॉर्म में लिखना ना, यानी यहाँ केवल b बचाना है। तो आप एक काम करिए, R1 प्लस R2 को हटाना है, इससे आप दोनों पक्षों में भाग करा दीजिए। करवा दें तो I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन किससे भाग करवा रहे हो? R1 प्लस R2 बराबर, यहाँ भी करवाओगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस B, ये तो कट जाएगा ना। हमको B बराबर चाहिए तो B माइनस का इधर लाएंगे प्लस। गुड। यहाँ क्या बचा बेटा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ तक बात समझ में आई? तुलना करवाओ यार। V इज इक्वल टू E इक्वेटोरियल, हाँ इक्वेटोरियल क्यों बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट और माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। देखो बेटा E इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा है? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। शायद हम भी यही लिखवाए थे, हाँ, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे, मन से, अंदर से नहीं मान रहे थे, बाहर से तो मान ही रहे थे। E इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो आया। अब विश्वास हो गया ना? ओके। और R इक्विवेलेंट तो आप निकाल भी सकते हो, यहाँ से भी देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे विपरीत ध्रुव होगा वो भी देख लोगे। तीसरा वाला मैंने समझा ही दिया, चौथा वाला चाहो तो करके देख सकते हो। ये जब समान हो, मैंने ऐसा कुछ कहा था ना कि जब समान हो तब क्या होगा, यहीं पे समझा दूं। वो छोटा सा है, मान लो ये विद्युत बल E है और R है, ऐसे यहाँ भी विद्युत बल कितना है बेटा? E है और यहाँ भी R। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें होती है कि कैसे आ गया दोनों ही E के बराबर। अब मान लो बेटा अगर बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, बाह्य परिपथ से जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? बाह्य परिपथ में इस तरीके से कुछ धारा बहेगा, बात समझ में आ रही? I1 यहाँ पर I2, हालांकि धारा भी एक ही होगी, और यहाँ पर क्या होगा बेटा? I, ऐसे यहाँ पर प्रवेश करेगा I1। क्लियर है? आप सभी जानते हो अगर हम सॉल्व करें पहले सेल के लिए तो इन दोनों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो B ही तो होगा, वो तो नहीं बदलता ना विभवांतर, यही मैंने लिखवाया है, समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, और यही लॉजिक है कि विद्युत वाहक बल वही होगा। देखना तो अगर हम पहले सेल के लिए सॉल्व करें तो B बराबर E माइनस आई आर, यही तो हुआ। यहाँ से अगर I1 के लिए हम सॉल्व करें तो ये माइनस का इधर आएगा, I1 इंटू आर बराबर E, B प्लस का उधर जाएगा, और I1 बराबर क्या होगा बेटा? E माइनस बी अपॉन आर। इसी प्रकार से जब आप I2 निकालोगे बेटा, सेम कॉन्सेप्ट दूसरे सेल के लिए लगा के, तो E माइनस बी अपॉन आर, यही तो मिलेगा। दोनों को जोड़ दो, I1 प्लस I2 बराबर I बराबर I1 प्लस, दोनों जोड़ोगे तो दोनों ही तो बराबर है। अगर इस पूरे को x माने, इसको भी x माने, तो x और x 2x, यानी 2 इंटू E माइनस बी अपॉन आर, ये आएगा।
और यहाँ पर आई है। आर देखो यहाँ पे भाग में इधर जाएगा आई इंटू आर। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। आई इंटू आर बराबर यहाँ पर ऐसे रहेगा 2e माइनस 2b। 2 से अंदर गुणा करा दिए है ना, इतना ही तो आएगा। हमको b बराबर चाहिए ना, 2b बराबर नहीं चाहिए, तो 2 से दोनों पक्षों में जाओ तो भाग करवा दें। तो यहीं से करवा देते, क्या नौटंकी है, यहीं से देखो देखो बेटा, 2 गुणे में है ना, और आर यहाँ ये क्या है आर है, तो आर तो यहाँ भाग में इधर आएगा आई इंटू आर, गुणे में 2 गुणे में इधर आएगा, यहाँ क्या बचा ई माइनस बी। हमको बी बराबर चाहिए, बी माइनस का इधर लाएंगे, ई यहाँ पहले से बचा था, ये प्लस का था उधर जाएगा आई इंटू आर बाई ये आ गया। तुलना कराएंगे v बराबर आई इंटू आर, इस तरीके से। ई इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा है ई। मैंने कहा था ना कि अगर बराबर होंगे तो कोई भी एक विद्युत वाहक बल दे दो, वही आएगा। यहाँ पे देखो, अगर ये वाला इसके बराबर है तो मैंने कहा था ई इक्विवेलेंट क्या होगा E3, इसके बराबर या इसके बराबर लिखो, बात एक। और यहाँ पर देखो आर इक्विवेलेंट r/2 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रतिरोध क्या था बराबर था और समांतर क्रम में है, तो R इक्विवेलेंट होगा क्या 1/r प्लस 1/r, हर बराबर है 2/r, विलोमानुपात लगाओ r/2, यही तो आया इंटू r/2। अच्छा ये R इक्विवेलेंट है, इसकी जगह देखो r/2 लिखा है। समझ में आया? जितने भी कॉन्सेप्ट आप थ्योरी पढ़े उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया? थोड़ा हम जल्दी में करवाए हैं, तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो आप घर पे लेक्चर देख लेना। हालांकि आपके लिए उतना कॉन्सेप्ट आप थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है, उतना आप अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है।